रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, इसे खुद बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। स्वामी विवेकानंद के ये विचार हमें आज भी सत्कार्य करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे महाराष्ट्र का दौरा। मुंबई में करेंगे भारत के सबसे लंबे पुल का शुभारंभ। नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। राज्य को मिलेंगी 30,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं की सौगात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार किए प्रदान। इंदौर और सूरत चुने गए देश के सबसे स्वच्छ शहर। महाराष्ट्र को राज्यों की श्रेणी में स्वच्छता के लिए मिला पहला पुरस्कार। युवा वर्ग से भारत को विश्व में स्वच्छ देश बनाने की दिशा में योगदान देने की राष्ट्रपति ने की अपील। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को मिला अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार और अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने उपराष्ट्रपति को दिया निमंत्रण। अयोध्या और अहमदाबाद के बीच शुरू हुई सीधी उड़ान। उत्तर प्रदेश में जल्दी ही होंगे 5 और हवाई अड्डे। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी 2024 के अंत तक होगा तैयार। पर्यटन, व्यापार और निवेश के खुलेंगे और रास्ते। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से बात। लाल सागर और समुद्री सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग से भी फोन पर की बात। क्वाड सहित भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग पर हुई चर्चा। सुप्रभात में अब बात विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वे महाराष्ट्र को 30,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। ईज ऑफ मोबिलिटी बढ़ाने के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रधानमंत्री दोपहर करीब 3:30 बजे अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी न्हावा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। लगभग 17,840 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है। 6 लेन वाला ये पुल लगभग 21 किलोमीटर लंबा है। इससे मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत तक तीव्र संपर्क सुविधा उपलब्ध होगी। समुद्र में बना ये भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज है। उसके बाद लगभग 4:15 बजे प्रधानमंत्री नवी मुंबई में आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में 12,700 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री ईस्टर्न फ्रीवे के ऑरेंज गेट को मरीन ड्राइव से जोड़ने वाली भूमिगत सड़क सुरंग की आधारशिला भी रखेंगे। इससे ऑरेंज गेट और मरीन ड्राइव के बीच यात्रा में लगने वाला समय कम हो जाएगा। प्रधानमंत्री SEZ पर न्यू एंटरप्राइजेज एंड सर्विसेज टावर 01 का भी उद्घाटन करेंगे। NEST 01 मुख्य रूप से रत्न और आभूषण क्षेत्र की इकाइयों के लिए है, जिन्हें मौजूदा स्टैंडर्ड डिजाइन फैक्ट्री 1 से यहां स्थानांतरित किया जाएगा। रेल और पेयजल से संबंधित कई परियोजनाएं भी आज राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी। इनमें सूर्या क्षेत्रीय थोक पेयजल परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन, उरण खारको पर रेलवे लाइन का दूसरा चरण और ठाणे वाशी पनवेल ट्रांस हार्बर लाइन पर एक नया उपनगरीय स्टेशन दीघा गांव शामिल है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अन्य प्रयास में प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में नमो महिला सशक्तिकरण अभियान भी शुरू करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य कौशल विकास प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास के द्वारा महाराष्ट्र राज्य में महिलाओं को अनुभव प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री लगभग 12:15 बजे महाराष्ट्र के नासिक में
27वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का उद्घाटन करेंगी। पूरे देश से लगभग 7,500 युवा प्रतिनिधि नासिक में आयोजित इस महोत्सव में भाग लेने वाले हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री युवाओं को संबोधित भी करेंगे। स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों के सम्मान में हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवा कार्य मंत्रालय की विभिन्न इकाइयां देश भर में जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही हैं। देश के प्रमुख शहरों और 750 जिला मुख्यालयों में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम मनाया जाएगा। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा उत्सव की थीम है मेरा भारत विकसित भारत एट 2047, युवाओं के द्वारा युवाओं के लिए। इस दौरान विभिन्न राज्य अपनी सांस्कृतिक विरासत की विविधता को कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। अयोध्या में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए विशिष्ट लोगों को आमंत्रित करने का सिलसिला लगातार जारी है। इस सिलसिले में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी आमंत्रित किया गया है। उपराष्ट्रपति के अनुसार विहिप के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार और राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने उन्हें 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। उपराष्ट्रपति ने निमंत्रण मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे निमंत्रण पाकर अभिभूत हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वो भाग्यशाली हैं कि वो ऐसे युग में हैं जहां सदियों के बाद ये काम पूरा हुआ है। उपराष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि वो निश्चित रूप से अपनी 3 पीढ़ियों के साथ अयोध्या धाम जाएंगे, परंतु वो समय क्या होगा उसके बारे में सही समय पर स्थिति से अवगत कराएंगे। अयोध्या में नवनिर्मित एयरपोर्ट के लिए अलग अलग शहरों से सीधी उड़ानें शुरू करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अहमदाबाद से अयोध्या के लिए सीधी उड़ान भी शुरू हो गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने अयोध्या से अहमदाबाद के लिए सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखा दी है। अयोध्या और अहमदाबाद के बीच में एक नवीन कनेक्शन दिया जा रहा है। कहने को तो एक कहावत है कि जहां है राम का नाम वहां पूरे होते हैं सारे काम, और ये उसी तारतम्य में एक नई कड़ी जुड़ाई जा रही है। मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद और अयोध्या के बीच में ये जुड़ाव एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस पे भी किया जा रहा है, जिस दिन वाइब्रेंट गुजरात का समिट भी चल रहा है। और गुजरात की वाइब्रेंसी और अयोध्या की आध्यात्मिक वाइब्रेंसी और उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक वाइब्रेंसी का ये संगम इस फ्लाइट के द्वारा भी तय किया जाएगा। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। यही नहीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में अगले 1 महीने में 5 और हवाई अड्डे शुरू होने की भी घोषणा की थी, जिससे राज्य में हवाई अड्डों की कुल संख्या 19 हो जाएगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के अनुसार 1 महीने में उत्तर प्रदेश में 5 नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया जाएगा। ये हवाई अड्डे आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट और श्रावस्ती में होंगे, जिससे राज्य में हवाई अड्डों की कुल संख्या 19 हो जाएगी। कि योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अतिशीघ्र उत्तर प्रदेश के लिए 5 नए हवाई अड्डे अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और मुरादाबाद 5 एक साथ हम आने वाले दिनों में अगले 1 माह के अंदर ही हम लोग उसका लोकार्पण करेंगे। जेवर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विमानतल बनने जा रहा है और इस साल के अंत तक वो भी तैयार हो जाएगा। अब बात देश के सबसे स्वच्छ शहर की।
इंदौर और सूरत को 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में स्वच्छ नगरों के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंदौर ने लगातार 7वीं बार ये पुरस्कार प्राप्त किया है। इसी श्रेणी में नवी मुंबई को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के भारत मंडपम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार प्रदान किए। 1 लाख से कम जनसंख्या वाली श्रेणी में महाराष्ट्र में सासवाद, छत्तीसगढ़ में पाटन और महाराष्ट्र में लोनावला ने स्वच्छ शहरों में 3 शीर्ष स्थान हासिल किए। इस बीच महाराष्ट्र को राज्यों की श्रेणी में स्वच्छता के लिए पहला पुरस्कार, मध्य प्रदेश को द्वितीय पुरस्कार और छत्तीसगढ़ को तीसरा स्वच्छ राज्य पुरस्कार दिया गया। उत्तर प्रदेश से वाराणसी और प्रयागराज ने स्वच्छ गंगा नगरों में से 2 शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं। वेस्ट टू वेल्थ, ये बहुत अच्छा और उपयोगी विषय है। आपकी इस सोच को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहती हूँ, वेस्ट इज वेल्थ। आपके सुमधुर संगीतबद्ध अंतिम में बहुत अच्छा संदेश दिया गया है। कूड़ा कचरा को कंचन में परिवर्तन करना है। संपूर्ण स्वच्छता में भारत को दिव्य बनाना है। आप सब स्वच्छता से संपन्नता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तथा स्वच्छता अभियान के द्वारा महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के अवसर उत्पन्न कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबकी बहुत सराहना करती हूँ। स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन का रूप देने में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, विभिन्न संगठनों, जागरूक नागरिकों और सबसे बढ़कर हमारी सफाई मित्रों ने निष्ठापूर्वक योगदान दिया है। ये पूरी देश के लिए गर्व की बात है कि पिछली गांधी जयंती के एक दिन पहले यानी 1 अक्टूबर के दिन प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से करोड़ों देशवासियों ने स्वच्छता के लिए श्रमदान करते हुए 1 तारीख 1 घंटा एक साथ कार्यक्रम को सफल बनाया है। मुर्मू ने कहा कि केंद्र सरकार और दूसरे संगठनों ने देश में स्वच्छ भारत मिशन को महत्वपूर्ण आंदोलन बनाने में भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन इससे जुड़े लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करता है। राष्ट्रपति ने स्वच्छ भारत मिशन में योगदान के लिए सफाई मित्रों का भी धन्यवाद किया और कहा कि इस मिशन में उनका योगदान अत्यंत उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने देश के युवा वर्ग से भारत को विश्व में स्वच्छ देश बनाने की दिशा में योगदान देने की अपील की। शहरों की स्वच्छता उनके स्वास्थ्य तथा विकास के लिए अनिवार्य है। मुझे बताया गया है कि बहुत बड़ी मात्रा में शहरी जमीन कूड़े के पहाड़ों से दबे हुए हैं। कूड़े के ऐसे पहाड़ बहुत बड़ी शहरी जनसंख्या के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद हानिकारक है। लेकिन प्रसन्नता की बात है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत ऐसे डंप साइट्स समाप्त किए जा रहा है। आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले शहरों में ऐसे डंप साइट्स की समस्या का समाधान कर लिया गया है। मैं आशा करती हूँ कि देश के सभी शहरों क्षेत्रों में प्रभावी कार्य किए जाएंगे और 0 डंप साइट का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। स्वच्छता अभियान की सफलता के लिए तथा इसकी उपलब्धियों का निरंतर बनाए रखने के लिए जन जन की भागीदारी तो अनिवार्य है ही, सभी हितधारक वर्गों का सक्रिय सहयोग भी जरूरी है। हमारे युवा हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स है। यदि हमारी युवा पीढ़ी ठान ले कि सभी शहरों को और पूरे देश को स्वच्छता रखना है तो निश्चय ही वर्ष 2047 का भारत विश्व के सर्वाधिक स्वच्छ देशों में शामिल होकर अपनी स्वाधीनता की शताब्दी मनाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुरुवार को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से फोन पर बात की और लाल सागर में चुनौतीपूर्ण सुरक्षा हालात पर चर्चा की।
डॉक्टर एस जयशंकर और ब्लिंकन के बीच हुई इस बातचीत में इजराइल हमास संघर्ष और यूक्रेन के हालात पर भी विचार साझा किए गए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि मेरे मित्र अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से अच्छी बातचीत हुई। हमारी बातचीत में विशेष रूप से लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। गाजा समेत पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात पर उनके दृष्टिकोण को सराहा। विदेश मंत्री ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग से भी फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने दुनिया की स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया और क्वाड सहित भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल की तरह इस वर्ष भी उर्स के मौके पर अजमेर दरगाह शरीफ के लिए चादर भेजी है। एक मुस्लिम समाज के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर प्रधानमंत्री ने ये चादर भेंट की। चादर 13 जनवरी को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पेश की जाएगी। प्रधानमंत्री और प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के समय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी और दिल्ली हज कमेटी की प्रमुख कौसर जहां समेत अन्य लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी YouTube पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वैश्विक नेताओं में से एक हैं। प्रधानमंत्री के YouTube चैनल के 20 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इस सोशल मीडिया मंच ने राजनीतिक संचार को नया आकार देने और सार्वजनिक जुड़ाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए एक नजर डालते हैं प्रधानमंत्री की YouTube यात्रा पर। सफलता मोदी की नहीं है, नहीं ये सफलता मोदी के कारण है। ये सफलता टीम गुजरात की है। Hello everyone. Welcome to the Google Hangout. We're very sorry. We apologize for the delay because we were told that the whole system crashed. There was so much of traffic. Tokyo, Hyderabad, Bangalore. Please welcome भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। जिंदगी में डर करके नहीं रहना चाहिए। जिसको हम मानते हैं उसको लेकर के चलना चाहिए। और मक्खन पे लकीर करने वाले तो ढेर सारे मिल जाएंगे, पत्थर पे लकीर करने की भी तो हैसियत होनी चाहिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। एक कदम स्वच्छता की ओर चलें। आप देखिए हमारा देश दुनिया के सामने सीना तान के खड़ा हो जाए। मैं आज रेडियो के माध्यम से आपसे कुछ मन की बातें बताना चाहता हूं और मेरे मन में तो ऐसा है कि सिर्फ आज नहीं, ये बातचीत का अपना क्रम आगे भी चलता रहे। 24 घंटे राजनीति की बातों में ही उलझे रहते हैं, तो आपने हल्की फुल्की बातें और अपॉलिटिकल बातें करने के लिए इच्छा जताई है। मैं नहीं जानता हूं दर्शकों को कितनी रुचि होगी, लेकिन जरूर मैं
खुलकर के बातें बताना पसंद करूंगा। देश की कोटि कोटि नागरिकों ने इस फकीर की झोली को भर दिया। मैं भारत के 130 करोड़ नागरिकों का सर झुका करके नमन करता हूं। इस कार्यक्रम का नाम हाउडी मोदी है, लेकिन मोदी अकेले कुछ नहीं है। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। अगर मेरे देश की वैक्सीन मुझे सुरक्षा दे सकती है, तो मेरे देश का उत्पादन और भी भव्य बना सकते हैं। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो देश सबसे ज्यादा युवा देश है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। हम सबने एक नया इतिहास बनते देखा है। भाई देश आप लोगों को देख रहा है। आज एक खेलो यूट्यूबर के तौर पर आपके बीच आकर मुझे बेहद खुशी हुई। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। प्रधानमंत्री की इस यूट्यूब जर्नी के बाद बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना ने गुरुवार शाम को 5वीं बार देश की प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ढाका के बंग भवन में प्रधानमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री के रूप में हसीना का ये लगातार चौथा कार्यकाल होगा। 76 वर्षीय शेख हसीना बांग्लादेश की 12वीं प्रधानमंत्री हैं। फिर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनने वाली शेख हसीना ने भारत के साथ संबंधों को विशेष बताया है। 15 अगस्त 1975 को हुई हिंसा में शेख हसीना और उनकी छोटी बहन शेख रेहाना बच गई थीं, लेकिन उनके पिता बंगबंधु शेख मुजीब और परिवार के अधिकांश सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। घटना के समय शेख हसीना और उनकी छोटी बहन जर्मनी में थे। शेख मुजीब के परिवार की एकमात्र जीवित बची इन दोनों बहनों ने भारत में 6 वर्षों का निर्वासित जीवन बिताया। निर्वासन में रहते हुए 34 वर्ष की उम्र में शेख हसीना को अवामी लीग का अध्यक्ष चुना गया। वो 17 मई 1981 को बांग्लादेश लौटी और लोकतंत्र की बहाली के लिए सैन्य शासक जिया उर रहमान के शासन के खिलाफ अभियान शुरू किया। और अब इस वर्ष 7 जनवरी को हुए चुनाव में जीत के साथ ही वो फिर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई हैं। अब बात करते हैं मौसम की। शीतलहर ने उत्तर भारत को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। राजस्थान से लेकर बंगाल तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राष्ट्रीय राजधानी में आज सुबह तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में अगले 7 दिनों तक ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं नजर आ रहे। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में अभी कड़ाके की ठंड और कोहरे का प्रकोप आने वाले 5 दिनों तक बरकरार रहने की संभावना व्यक्त की है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में
काफी घना कोहरा रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मध्य प्रदेश में आज और मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 3 दिन तक घना कोहरा रह सकता है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा का अनुमान है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दक्षिणी अंदरूनी हिस्सों में 15 जनवरी तक पूर्वोत्तर मॉनसून समाप्त होने की संभावना है। वहीं बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर में भीषण शीतलहर से कोई राहत नहीं मिल रही है और घाटी में तापमान 0 से नीचे बना हुआ है। अगले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। सुप्रभात में अब बात करते हैं खेल जगत की। भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज गुरुवार को मोहाली में हुआ। भारत ने 6 विकेट से अफगानिस्तान को हराकर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। अफगानिस्तान के 159 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 4 विकेट गंवाकर 17 ओवर 3 बॉलों में जीत हासिल कर ली। शिवम दुबे ने नाबाद 60 रन बनाए, रिंकू सिंह ने नाबाद 19 रन बनाए, वहीं जितेश शर्मा ने 31 रनों की पारी खेली। आपको बता दें कि नए साल में भारत और अफगानिस्तान की ये पहली T20 सीरीज है और T20 विश्व कप 2024 से पहले ये भारत की आखिरी सीरीज है। आप सुप्रभात में वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के साथ। आप बनी रहिए सनसेट टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 30 वर्ष का ज्योतिपुंज था, ज्ञान पुष्प का सुरभि कुंज था। मस्तक पर थी अरुणिम रेखा, चकित रह गया जिसने देखा। शब्द सुदर्शन धारी था वो, देवदूत अवतारी था वो। ये पंक्तियां सटीक वर्णन करती हैं स्वामी विवेकानंद के चरित्र की। 12 जनवरी साल 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता यानी आज के कोलकाता में हुआ। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका प्रसिद्ध नारा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रकांड विद्वान स्वामी विवेकानंद के इन विचारों ने न जाने कितने लोगों के जीवन को शक्ति और आत्मविश्वास से भर दिया। विवेकानंद 1893 को अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म की पताका लहराकर भारत लौटे। जब उन्होंने अमेरिका में आयोजित हुए धर्म संसद में अपने हिंदी भाषण की शुरुआत की तो हर दिल को जीत लिया था। उनके भाषण के बाद 2 मिनट तक आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व और विचारों ने न सिर्फ भारतीयों को बल्कि विदेशियों को भी प्रेरित किया था। भगिनी निवेदिता उनमें से ही एक नाम है, जिन्होंने आजीवन विवेकानंद के विचारों का प्रचार प्रसार किया। स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है।